हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आप लोगों की बहुत भारी डिमांड आ रही थी, क्योंकि कल देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम था। और यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो था उसमें करंट अफेयर की बहुत भूमिका थी उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और कल की परीक्षा देखने के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी देने वाले हैं उनकी बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुए। और अब देखा जाए तो यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी यूपी स्पेशल के, उनके जो वीडियो बनाई थी उन वीडियो के कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा भरा हुआ है कि सर पिछले 6 महीने करंट अफेयर कंप्लीट कराइए। एएसओ के एग्जाम आ रहे हैं, लोअर पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं। तो 6 महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करिए, एक साथ एक वीडियो बना दीजिए और इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो पीडीएफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो क्लास पीपीटी है इस क्लास पीपीटी को शेयर कर दिया जाएगा और सब तक आसानी से ये पहुंच जाएगा, सभी लोगों तक। आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए हम लोग 1 जनवरी से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। पिछले 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर है। इसको पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग यहाँ पर देखा जाए इस क्लास में हम लोग 90+ उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और पिछले 6 महीने के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर है एग्जाम के दृष्टिकोण से सबको यहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है। कल जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल के पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पूछे गए थे। और उन 12 क्वेश्चन में इसके पहले जो हमने यूपी स्पेशल के लिए करीब जो 5 महीने करंट अफेयर पढ़ाया था, उस 5 महीने करंट अफेयर के अंतर्गत देखा जाए लगभग उसमें से उसी करंट अफेयर की जो एक क्लास है सिंगल क्लास से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है। तो ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए एक एक कर चर्चा करते हैं। देखते हैं, देश का पहला हब एंड स्पोक विमानन मॉडल शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है देश का पहला हब एंड स्पोक विमानन मॉडल? तो ये स्टार्ट किया गया वाराणसी से। ठीक है। वाराणसी से देश के पहले ईज कनेक्ट हब एंड स्पोक विमान मॉडल की शुरुआत की जाएगी। इस मॉडल में दिल्ली को हब बनाया गया है, जबकि वाराणसी जो है स्पोक एयरपोर्ट बनाया गया है। यात्रियों की कस्टम, इमिग्रेशन और बैगेज प्रक्रिया वाराणसी से ही पूरी हो जाएगी और यह सुविधा 17 अंतरराष्ट्रीय शहरों से बेहतर संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। यहां पर देखा जाए 17 शहरों में लंदन, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, कुआलालंपुर एवं अन्य जो अन्य प्रमुख शहर हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय जो यात्राएं होंगी वो संचालित की जाएंगी। बात की जाए तो दिल्ली को बनाया गया हब, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हब एयरपोर्ट बनाया गया है, जबकि स्पोक एयरपोर्ट बनाया गया वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां पर देखा जाए जो कस्टम, इमिग्रेशन और बैगेज प्रक्रियाएं हैं ये सब वाराणसी से ही पूरी कर ली जाएंगी और आपको सीधे वाराणसी से जाना है दिल्ली। और दिल्ली से क्या होगा कि जहां पर आपका डेस्टिनेशन है, जैसे आप लंदन जाना चाहते हैं ना, तो अगर आप वाराणसी से जा रहे हैं, वाराणसी से जाना है दिल्ली, तो कस्टम प्रक्रिया, इमिग्रेशन प्रक्रिया सब कुछ दिल्ली में ही मतलब वाराणसी में कंप्लीट कर दी जाएगी। आपका जो बैगेज है वो डायरेक्टली वाराणसी से लंदन भेज दिया जाएगा। सिर्फ आपको जाना है, अपना पासपोर्ट लेना है, हब जाना है, हब से फिर वापस लंदन आपको पहुंच जाना है। हर जगह पर देखा जाए आपकी बैगेज, कस्टम, इमिग्रेशन ये सब हर जगह पे आपसे नहीं फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है। और इसी के लिए देखा जाए तो ये इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक विमानन मॉडल शुरू किया गया है। ठीक है। इससे होगा क्या कि संपर्क बेहतर होगा, समय की बचत होगी, यात्रियों को सुविधा होगी, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है। बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जा रही है। यह परियोजना HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से स्थापित की जा रही है। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की या उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई है ये कहां पर विकसित की जाएगी? ये ईडा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और ये किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। बात की जाए तो यह भारत की पहली डिस्प्ले ड्राइव OC आधारित ओसैट सुविधा होगी और उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 में लागू की गई थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति किस वर्ष आई थी? परीक्षा में पूछ सकता है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछ सकता है। तो 2024 में इसको लागू किया गया था और सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का चौथा राज्य है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का चौथा राज्य है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रुपे कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जो रुपे कार्ड होता है ना, रुपे कार्ड, इसको जारी करने में देश में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है।
परीक्षा के लिए आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश देश में रुपे कार्ड जारी करने में शीर्ष राज्य बन गया है। राज्य में अब तक यहां पर बात करें 7.16 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में 40.60 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। रुपे कार्ड जारी करने में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का दूसरा। और पश्चिम बंगाल का देखा जाए तो तीसरा स्थान है। यानी कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर बिहार है और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश में कितने रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो 7.16 करोड़ रुपए कार्ड अब तक जारी किए जा चुके हैं। आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स नीति 2026 जो है ये लागू कर दी गई है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के तहत 100 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को नोडल एजेंसी बनाया गया। जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन है इसको देखा जाए नोडल एजेंसी बनाया गया है दीर्घकालिक निवेश के लिए। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए सस्टेनेंस अलाउंस बढ़ाकर 20,000 रुपए से प्रतिमाह, ठीक है, 20,000 रुपए प्रतिमाह 2 वर्ष तथा प्रोटोटाइप अनुदान 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। साथ ही साथ चर्चा करें तो जो सीड फंडिंग है, सीड फंडिंग, ब्याज सब्सिडी, पेटेंट आपूर्ति और जो मैचिंग ग्रांट है, मैचिंग ग्रांट जैसी वित्तीय सहायता का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स नीति है ये सिर्फ आपके मुख्य प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ही नहीं, ये प्री एग्जाम के लिए ही नहीं, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए डायरेक्टली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में देखा जाए आपसे डायरेक्टली यहां से सवाल बन सकता है यूपीपीसीएस के। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है। जो ये प्रेरणा पार्क है ये कहां पर बना है? ठीक है, तो प्रेरणा पार्क बनाया गया है प्रयागराज में। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के यमुना तट स्थित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया है। पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। बात की जाए तो प्रयागराज नगर निगम ने इसे लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है और इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के आदर्शों से प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये प्रेरणा स्थल, प्रेरणा पार्क बनाया गया है। और कहां पर बना है? तो ये प्रयागराज में बना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया। पहले देखा जाए ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना थी ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ 20 जिलों में संचालित की जा रही थी, लेकिन अब देखा जाए इसे 75 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार कर इसे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। बात करें तो योजना का उद्देश्य 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो है कामकाजी बच्चों को देखा जाए तो विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बाल श्रम में लगे होते हैं, होटल पे आप देखेंगे दुकानों पे लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको प्लेट साफ करवाने और जो ग्लास साफ करवाने में लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सके। इससे होता क्या है कि वो पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाते हैं और घूम फिर कर जब वो बड़े होते हैं तो उनके पास ऐसी कोई स्किल नहीं रहती है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है कि वो अच्छे से जीवन यापन व्यतीत कर सके, फिर वो दिहाड़ी मजदूरी में लग जाते हैं। ऐसे में बच्चों का समुचित विकास करने के लिए ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है इसको 75 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह योजना पहले 20 जिलों में संचालित की जा रही थी। विशेष अभियान चलाकर बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। बात करें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर बात की जाए जो आयोग होगा, इस आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो आयोग में सदस्यों की संख्या होगी 5 और जो अध्यक्ष होंगे वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, यानी कि रिटायर्ड जज होंगे। आयोग का कार्यकाल कितने महीने का होगा? तो ये जो आयोग है इसका 6 महीने का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और आयोग अनुभवजन्य अध्ययन के आधार पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का निर्धारण करेगा। ठीक है, आयोग की संरचना देख लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 5 सदस्य होंगे। ठीक है, इन 5 सदस्यों में जो अध्यक्ष होगा ये हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। और उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का? तो त्रिस्तरीय पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के वैज्ञानिक एवं न्याय संगत निर्धारण करना। कार्यकाल 6 महीने का होगा। और कार्य प्रणाली की बात कर ले तो अनुभव जन अध्ययन, आंकड़ों का विश्लेषण करना, जन सुनवाई, परामर्श तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे चर्चा की जाए तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाएगा। यहां पर देखा जाए
जो पुराना नाम है शाहजहांपुर के अंतर्गत आता था जलालाबाद, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाएगा, परशुरामपुरी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय केंद्र सरकार की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद लिया गया। बात करें तो नगर निगम ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली, यह नगर निगम जो है जलालाबाद, इसको देखा जाए जन्मस्थली माना जाता है परशुराम का, और लंबे समय से नाम परिवर्तन के लिए मांग उठ रही थी। प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी सरकारी अभिलेखों में नया नाम दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो बिंदु है महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक पहचान और जन भावनाओं के सम्मान के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रखना जलालाबाद कहां पर अवस्थित है, तो शाहजहांपुर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। डीजी रोवर GNSS विशेष भू पैमाइश अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर से डीजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान स्टार्ट किया गया है। यहां पर देखा जाए तो अभियान 15 अगस्त 2026 तक सभी तहसीलों में संचालित होगा। ठीक है, और GNSS तकनीक से डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन किया जाएगा। यहां पर जो GNS डिजिटल तकनीकी होती है, इससे भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन किया जाता है। अक्सर देखा जाए तो आप देखते होंगे कि कहीं पर जैसे रोड बनता है ना, तो रोड बनते टाइम पर एक इंजीनियर होते हैं, वो अपने हाथ में एक स्टिक टाइप का लेकर, GNSS तकनीकी होती है, इससे क्या होता है कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है, आसपास की जो रोड्स होती है वो सब मापी जाती है। तो यहाँ पर उसी डीजी रोवर का उपयोग करते हुए भूमि पैमाइश अभियान संचालित किया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। शुरू कहाँ से किया गया, तो सहारनपुर से इसको स्टार्ट किया गया है। बात करें तो इसका उद्देश्य लंबित भूमि विवादों का पारदर्शी एवं त्वरित निस्तारण करना है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो पारदर्शी सर्वेक्षण, सटीक सीमांकन और त्वरित निस्तारण करना। आगे हम चर्चा करें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों आप यहां पर देखा जाए जो प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य कारण यह था कि जो चंदा था उस चंदे में हेरफेर हुआ, और इसी कारण से देखा जाए प्रशासनिक बदलाव हुआ है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र न्यास है उससे हटाया गया है। कृष्ण मोहन को नया अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि देखा जाए जो महासचिव थे चंपत राय, उनकी जगह पर कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। मंदिर प्रबंधन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और चढ़ावा हेरा फेरी प्रकरण में SIT जांच के प्रारंभिक स्तर पर 70 चोरी घटनाओं का प्रमाण भी मिला है। ठीक है, देखा जाए तो हटाए कौन कौन गए हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा को हटाया गया है, और यहाँ पर जो अंतरिम CEO बना, मतलब अंतरिम महासचिव बनाया गया है, वो कृष्ण को बनाया गया, कृष्ण मोहन को बनाया गया है। ठीक है, और मंदिर का प्रबंधन सुदृढ़ करने हेतु CEO की नियुक्ति की जाएगी। चूंकि ये ट्रस्ट है, यहाँ पर देखा जाए इसका CEO नियुक्त किया जाएगा, और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भारत में। बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश सोलर रूफटॉप स्थापना में देश में पहले स्थान पर है। राज्य में 6,20,000 से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह देश की कुल संस्थापना का लगभग 17% हिस्सा है। यानी कि पूरे भारत में जितना स्थापित किया गया उसका 17% हिस्सा सोलर रूफटॉप उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बात करें तो 11.27 लाख परिवारों का लक्ष्य 50% से अधिक प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये चार्ट आप याद रख सकते हैं, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा कि 6.2 लाख से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। 17% देश के कुल संस्थापनों का है। ठीक है, और परिवारों को लक्ष्य का 50% से अधिक प्राप्त किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा परियोजना शुरू की है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से गंगा परियोजना। अब ये गंगा परियोजना नदी संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा परियोजना जो है इसका संबंध किससे है, गंगा परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को विस्तारित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत देखा जाए तो परियोजना डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। बात करें तो इसके तहत 8,000 डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे, और जो चयनित उद्यमी होंगे ना उनको देखा जाए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महोबा में जर्कोनियम का विशाल भंडार मिला है। महोबा जो है यहां पर देखा जाए जर्कोनियम का विशाल भंडार मिला है। इसके साथ उत्तर प्रदेश जर्कोनियम खनन करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। जर्कोनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा, एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, और यह धातु उच्च ताप एवं संक्षारण प्रतिरोधी होता है। यानी कि जंग रोधी धातु होता है। ये जर्कोनियम जो होता है इसमें जंग नहीं लगता है, साथ ही साथ ये उच्च ताप वाला धातु है। आगे बात की जाए
तो देश की पहली एयरशेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना स्टार्ट की गई है। बात करें तो विश्व बैंक के सहयोग से, किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की एयरशेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में वेटलैंड पोर्टल और एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ भी किया गया। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सुरहा ताल जो है यह देश का 100वां रामसर स्थल बन गया है। साथ ही साथ यह भी याद रख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का 13वां, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 100वां रामसर स्थल है सुरहा ताल। कहां पर अवस्थित है? बलिया में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ के आईटीआई में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन कहां पर बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ की जो आईटीआई है वहीं पर बनाया जाएगा। देखा जाए तो अलीगंज राजकीय आईटीआई लखनऊ में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से पहला प्लेसमेंट भवन बनाया जाएगा। बात करें तो भवन में साक्षात्कार कक्ष, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां पर देखा जाए तो यह युवाओं को कौशल विकास और रोजगार एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। बात करें तो परियोजना के लिए शासन से मंजूरी भी दी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है कि प्रदेश का पहला आईटीआई, मतलब प्रदेश का जो पहला प्लेसमेंट भवन है वो कहां पर बनाया जाएगा? वो लखनऊ में बनाया जाएगा। अगली खबर देखें कौन सी है महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना हेतु पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या कि जो शिक्षक हैं, अभी देखा जाए शिक्षक कौन से? जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और योजना आधार ई-केवाईसी आधारित तथा आयुष्मान भारत की तर्ज पर संचालित की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना जो है इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी तो प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर लॉन्च किया गया है, माध्यमिक शिक्षक इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे चलकर देखा जाए जो उच्च शिक्षा है उसके शिक्षकों को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। आगे देखा जाए लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। अब याद रखना है आपको, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? लखनऊ में किया गया है। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर बात करें तो नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो अवस्थित है उसी के क्षेत्र में, मतलब वहीं पर देखा जाए उसी के निकट में 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रदर्शन करना है। भारतीय नौसेना जो है उसकी वीरता और राष्ट्र सेवा का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निर्यात पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। ठीक है, यहां पर बात करें वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का जो निर्यात है ये 2,01,241 करोड़ रुपए रहा है। और ये पहली बार ऐसा है कि 2 लाख करोड़ पार कर गया है भारत का निर्यात। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो देश में देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है। और उत्तर प्रदेश से कौन सी वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, विद्युत मशीनरी का, परिधान का या टेक्सटाइल का, फुटवेयर का और मांस उत्पाद। ये कुछ प्रमुख उत्पाद हैं जिनका विदेशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, अमेरिका, लंदन इत्यादि यहाँ पर देखा जाए शहरों, जो इत्यादि देश इंग्लैंड है वहां पर निर्यात किया जा रहा है। अगली खबर देखें, लोक सेवा अधिकरण के पदाधिकारियों की जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दी गई है। ठीक है, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ा दी है। अध्यक्ष की आयु सीमा पहले 65 साल थी, इसको बढ़ाकर 67 साल कर दी गई है। और उपाध्यक्ष की जो आयु सीमा पहले 62 साल थी, इसको बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। ठीक है, और ये जो संशोधन है ये 25 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका लाभ वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं उनको भी मिलेगा। ठीक, याद रखना पूर्व में आयु सीमा कितनी थी? 65 थी, इसको बढ़ाकर कितना? 67। और उपाध्यक्ष की और सदस्यों की 62 थी, बढ़ाकर कितना? 65 साल कर दिया गया है। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है ये घटी है, जबकि मातृ मृत्यु दर जो है वो बढ़ गई है। ठीक, यहाँ पर जो SRS आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो 2018 से लेकर और 2023 तक यूपीपीसीएस का ये फेवरेट सवाल रहा है। यूपीपीसीएस का फेवरेट सवाल रहा है। हर साल एक, मतलब हर साल देखा जाए एक सवाल यहां से आ जाता था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में नवजात मृत्यु दर
ये 25 तथा शिशु मृत्यु दर 35 तथा 5 वर्ष से कम आयु की जो मृत्यु दर थी वो 41 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से देखा जाए जो शिशु मृत्यु दर है ये उत्तर प्रदेश में घटी है। वहीं पर अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, MMR की बात करें तो 2024 में ये बढ़कर कितना हो गया, 154 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया। यानी कि 1 लाख जीवित जन्म पर जो माताएं होती थी, कितनी माताओं का देहांत हो जाता था, तो 154 माताओं का देहांत हो गया, ऐसा आंकड़ा 2024 में बताया गया है। बात की जाए तो कंगारू मदर केयर, मिल्क बैंक, सीपेप मशीन और नियमित टीकाकरण तथा MNCU जैसी जो पहले है ये शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। वहीं पर बात करें रिपोर्ट में प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव प्रबंधन और जन्म के बाद शुरुआती 48 घंटे की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है, जिससे जो MMR है उसको घटाया जा सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप गोरखपुर में आयोजित की गई। बात की जाए तो 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 21 मई 2026 को रामगढ़ ताल गोरखपुर में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 297 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे और राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और खेल अवसंरचना विस्तार की भी जानकारी प्रदान की। यहां पर आपको याद ये रखना है कि 46वें जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था, गोरखपुर में किया गया था। गोरखपुर में कहां पर, तो जो रामगढ़ ताल है, ठीक है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और यहीं पर देखा जाए तो राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मई 2026 में। अगली खबर देखा जाए, लखनऊ बना पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, ठीक है, और प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण लखनऊ में किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निगम और भूमि ग्रीन एनर्जी के संयंत्र जैविक और अजैविक कचरों का पृथक्करण कर उनका निस्तारण वर्तमान में कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया। इस प्रकार ठीक परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है, लखनऊ है। आगे चर्चा करें, मेरठ में पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। बात करें तो जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है और यहीं पर देश के पहले AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा की गई है। गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित यह प्रणाली छात्रों को AI आधारित व्यक्तिगत ट्विटर प्रदान करेगा। बात करें तो वाधवानी AI को 85 करोड़ रुपए का अनुदान देकर स्वयं तथा पोषण प्लेटफॉर्म पर AI टूल्स जोड़े जाएंगे। मुख्य विशेषता क्या होगी कि व्यक्तिगत ट्विटर, AI आधारित व्यक्तिगत ट्विटर हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनरोल करेगा। AI को बेहतर तरीके से सीखने का अनुभव भी मिलेगा और विश्वविद्यालय देखा जाए तो पूरी तरीके से डिजिटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। आगे चर्चा की जाए तो राजभवन का नया नाम क्या होगा, जन भवन होगा। जो यहाँ पर बात करें राज्यपाल का जो आवास होता है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास राजभवन को नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह परिवर्तन जन केंद्रित शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जा रहा है। अब सभी प्रशासनिक एवं आधिकारिक दस्तावेजों में जनभवन का नाम प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आगे चर्चा करें, ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। बात करें तो ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसमें AM ग्रीन समूह 2.27 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो यह 1 गीगावाट क्षमता वाली परियोजना पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगी। देखा जाए तो 2030 तक पूर्ण होने वाली परियोजना में 5 लाख उच्च क्षमता वाले चिप सेट लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के बारे में। इसका आंकड़ा आया 2026 में। बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश ने देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया। देश भर में कौन सा स्थान, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश ने भू आबद्ध देशों यानी कि जो लैंड लॉक्ड राज्य है, स्टेट है, ठीक है, भू आबद्ध राज्य जो है उनकी श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है, जो लैंड लॉक्ड स्टेट है उनमें पहला स्थान हासिल किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में। देखा जाए तो राज्य की सफलता में एक जिला एक उत्पाद योजना और बेहतर लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका रही। इस प्रकार से ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश ओवरऑल कौन से स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर। वहीं पर जो लैंड लॉक्ड स्टेट है उनमें कौन सा स्थान रहा, तो पहला स्थान रहा। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के द्वारा
स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश को देखा जाए किस कैटेगरी में रखा गया है, टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है। राज्यों के मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों पर 19 कार्य बिंदुओं पर आधारित था। गुजरात लगातार 5वीं बार बेस्ट परफॉर्मर बना, जबकि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीतियों के कारण उभरकर सामने आया है। और यहां पर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश देखा जाए टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में है, जबकि बेस्ट परफॉर्मर जो रहा वो कौन रहा, तो लगातार 5वीं बार गुजरात जो था ये बेस्ट परफॉर्मर रहा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, अब ये कहां पर है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोंडा जिले में अवस्थित है। कहां पर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो गोंडा स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है, ESZ घोषित किया गया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। बात करें तो 1084 हेक्टेयर में फैला यह रामसर स्थल प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास है और यह पहल जैव विविधता संरक्षण तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा भी देगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से गोंडा में अवस्थित है, जबकि देखा जाए जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ठीक, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। अब यहां पर अभी हमने प्रेरणा स्थल के बारे में चर्चा की थी। प्रेरणा स्थल का प्रेरणा पार्क, ठीक है, प्रेरणा पार्क, प्रेरणा पार्क। ये जो प्रेरणा पार्क है ये कहां पर है, ये है प्रयागराज में, प्रयागराज में है। जबकि जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ये कहां पर है, ये है लखनऊ में। ठीक है, ये कहां पर है, लखनऊ में। तो ये 2 पॉइंट आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, प्रेरणा पार्क प्रयागराज में, प्रेरणा स्थल लखनऊ में। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। 65 एकड़ में विकसित यह स्थल पहले लैंडफिल क्षेत्र था। मतलब यहां पर देखा जाए जो कूड़े होता था, कूड़ा को यहां पर इकट्ठा किया जाता था, उस लैंडफिल को हटाकर देखा जाए तो यहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया गया और 3 प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। किसकी किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय की। अब यहां पर देखा जाए जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है और प्रेरणा पार्क है उनमें यही डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है, यहां पर देखा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल, एक नाम हो जाता है यहां पर अशोक सिंघल। ठीक है, अशोक सिंघल प्रेरणा पार्क में उनकी प्रतिमा है। जबकि जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है यहां पर देखा जाए अशोक सिंघल की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की गई है। और यही देखा जाए डिफरेंस है राष्ट्र प्रेरणा स्थल में और जो प्रेरणा पार्क है उसमें। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वानिकी, वन्यजीव तथा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। देखा जाए तो यह पहल पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दृष्टिकोण से याद रखिएगा, जब भी भारत में पहला, विश्व में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला, ऐसा कोई भी पॉइंट है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। ठीक है, अब ये कहां पर स्थापित किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। याद रखिए, परीक्षा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया गया। ठीक है, यहां पे किया गया। बात की जाए संग्रहालय में शिवाजी एंड द ग्रेट एपिक गैलरी, ये 7D तकनीकी, यानी कि देखा जाए एक तरीके से ऐसा संग्रहालय कि यहां पर जब आप जाएंगे ना तो 7D तकनीक से आपको सारी चीजें विजुअलाइज भी होंगी। यानी कि आप खड़े रहेंगे तो लगेगा कि शिवाजी का जन्म किस प्रकार से, वह सारी चीजें वहां पर फिल्म के माध्यम से आपको दर्शाई भी जाएंगी। यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तथा तात्या टोपे की झलक भी प्रदर्शित होगी। अगली खबर देखा जाए, यक्ष ऐप। ये जो यक्ष ऐप है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है। बात करें तो यक्ष ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली है जो पुलिस कर्मियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है। इसमें AI आधारित फेस रिकॉग्निशन तकनीकी, क्राइम जीपीटी और मल्टी लैंग्वेज वॉइस मैचिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। ये ऐप बीट सिपाही से थानेदार तक डेटा फीडिंग और जवाबदेही सुनिश्चित कर पुलिसिंग को और ज्यादा पारदर्शी तथा प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुलिसिंग है उसको प्रभावी बनाने के लिए यक्ष ऐप का विकास किया गया है। और यक्ष ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है। अगली खबर देखते हैं, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। इसका जो सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित किया गया था, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की आयोजन किया गया था। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा। जो 85वां हुआ था ये कहां पर हुआ था,
85वां जो था ये पटना में आयोजित किया गया था। कहां पर? पटना में इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष उपस्थिति यहां पर रही थी। समापन संबोधन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया था। सम्मेलन में विधायी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई थी। उद्देश्य यहां पर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए प्रमुख विशेषताएं क्या है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी क्लास पीडीएफ पीपीटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और प्रयास करूंगा कि टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाए। आगे देखा जाए अगली खबर क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी ये कहां पर स्थापित की गई है? लखनऊ में स्थापित की गई है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है हर साल? ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो 4 जनवरी का जो दिन होता है, ठीक है, 4 जनवरी का दिन होता है, इसको ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। लुई ब्रेल उनकी देखा जाए तो ये होती है जयंती, उनका जो देखा जाए जयंती होती है उसको ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, वो जन्मांध नहीं थे। सबसे पहली बात ये जान लो कि वो जन्मांध नहीं थे। पहले उनको आंखों की रोशनी प्रॉपर थी, प्रॉपर उन्होंने पढ़ाई करी, बाद में उनकी जब आंखों की रोशनी चली गई उसके बाद देखा जाए उन्होंने जो जन्मांध लोग हैं उनकी सुविधा के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और ब्रेल लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, और उन्हीं की जयंती को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ही देखा जाए लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कहां पर? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बात की जाए तो जो लाइब्रेरी है यहाँ पर नई शिक्षा नीति आधारित 4000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है, जिनका प्रकाशन यूनिवर्सिटी की ब्रेल प्रेस के द्वारा किया गया है। और आधुनिक रीडिंग रूम जो यहाँ पर बनाया गया है उसमें 150 से अधिक विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप चर्चा करें तो वाराणसी में 4 से लेकर 11 जून 2026 तक 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। महिला वर्ग में केरल ने भारतीय रेलवे को हराकर खिताब हासिल किया, और वहीं पर पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे विजेता रही। उत्तर प्रदेश महिला टीम जो थी 12 वर्षों के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल नहीं जीत सकी लेकिन ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि जो 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखा जाए तो इंडिया फूड एक्सपो 2026। इंडिया फूड एक्सपो 2026 कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। देखा जाए तो इंडिया फूड एक्सपो 2026 इसका आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 16 से 18 जनवरी 2026 के बीच में इंडिया फूड एक्सपो के 10वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर चर्चा की जाए तो एक्सपो खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और कृषि खाद्य उद्योगों की नई तकनीकी बाजारों से जोड़ने पर केंद्रित रहा। अगली खबर पर चर्चा की जाए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण, वाराणसी में पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, खादी फॉर नेशन पहल के तहत वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा। यह प्लाजा लगभग 3600 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित होगा, जहां पर विभिन्न राज्यों की खादी ग्रामोद्योग उत्पाद स्थापित किए जाएंगे या उपलब्ध होंगे। ठीक है, चर्चा करें तो परियोजना का उद्देश्य खादी की वैश्विक बिक्री को बढ़ाना है, स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखा जाए एडिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। जब ये पीडीएफ पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां से आप आसानी से रिवाइज करिएगा। जो मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर देखा जाए इन स्लाइड्स में है उनको मैं कवर करते हुए चलता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने और आपका आसानी से रिवाइज भी हो जाए। अगली खबर देखा जाए इंडस फूड 2026 के बारे में। ग्रेटर नोएडा में 8 जनवरी 2026 से इंडस फूड 2026 वैश्विक खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखा जाए ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत यूएई खाद्य गलियारा रहा, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करना है। आगे बात करते हैं उन्नाव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2023 यूपीपीसीएस मेंस में डायरेक्टली सवाल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आ चुका है। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में 230 हेक्टेयर क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य के तहत आधुनिक रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगी। कॉरिडोर में लगभग 15,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अगली खबर देखा जाए
4 एजुकेशनल टाउनशिप विकसित होंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 4 एजुकेशनल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। कहां कहां पर? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में और वाराणसी में। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, चारों का नाम याद रखना। इससे इतर कुछ भी पूछा जाता है तो वहां पर स्थापित नहीं होगी। बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगी। प्रत्येक टाउनशिप 100 से 150 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा, जहां स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान एक ही परिसर में स्थापित किए जाएंगे। एजुकेशन सिटी मॉडल आधारित होगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके मुख्य विशेषताएं यहां पर आप देख सकते हैं। जब पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां से आप आसानी से रिवाइज कर लीजिएगा, अर्थात स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज 2। ठीक है, जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज 2 है, इसका शुभारंभ कहां से किया गया था, यह पॉइंट आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2026 को बिजनौर से डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत व्यापक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया। और यहां पर देखा जाए, इस परियोजना का उद्देश्य सिंधु और इरावदी डॉल्फिन की संख्या का आकलन एवं उनके संरक्षण के समक्ष आ रही चुनौतियों का अध्ययन करना था। ठीक है, अब चुनौतियां कौन कौन सी हैं? आवास का क्षरण, प्रदूषण, मानव गतिविधियां, जल प्रवाह में परिवर्तन, ये सब प्रमुख देखा जाए चुनौतियां हैं। और जो लक्षित प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ये जरूर याद रखिएगा, सिंधु डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन। सिंधु डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन लक्षित प्रजातियां हैं। यहां पर देखा जाए दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन और गंगा की सहायक नदियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और वहां पर देखा जाए जो डॉल्फिन है उनका संरक्षण और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का आकलन किया जाएगा। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए पद पर की गई। आयोग शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। आगे चर्चा करें तो लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान लिया गया। देखा जाए तो यह सम्मान लखनऊ के प्रसिद्ध अवधी पाक कला, समृद्ध खान पान संस्कृति एवं वैश्विक पहचान को दर्शाता है। आगे चर्चा की जाए, 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की गई है। अब यहाँ पर जो 3 नई एयरलाइन है केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी प्रदान की गई है वो कौन कौन सी है? संघ एयरलाइन, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। ठीक है, ये 3 एयरलाइन है। इसमें देखा जाए यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये संघ एयर है ना, संघ एयर, ये उत्तर प्रदेश का है। ये उत्तर प्रदेश का है। सरकार ने इन एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी कर दी है। संघ एयर उत्तर प्रदेश से संबंधित एयरलाइन है और इनका संचालन 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगा। आगे चर्चा की जाए तो माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो जारी किया गया था। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो जारी किया गया। लोगो में अक्षयवट, सूर्य चंद्रमा की 14 कलाएं तथा माघ स्नान के श्लोक सम्मिलित है। देखा जाए तो यह लोगो माघ मेले के धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व को दर्शाता है। चर्चा की जाए तो पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान। बात करें तो वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। 50 यात्रियों की क्षमता वाला यह पर्यावरण अनुकूल जलयान नमो घाट से रविदास घाट के बीच में संचालित होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाला जलयान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वाराणसी के नमो घाट पर किया गया इसका उद्घाटन। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है? रानी हौ स्मारक का अनावरण। अब यहां पर देखा जाए रानी हौ स्मारक का अनावरण कहां पर किया गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रानी हौ की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रानी हौ की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बात करें तो 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्वीन हौ मेमोरियल पार्क दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों का प्रतीक भी है। इसका उद्घाटन भी देखा जाए तो कहां पर किया गया है? अयोध्या में ही किया गया है। ठीक है, पार्क में किंग पवेलियन, क्वीन पवेलियन और प्रतीकात्मक गोल्डन एग स्थापित किया गया है। आगे चर्चा की जाए तो न्यायिक कार्रवाई में एआई उपयोग करने वाला पहला जिला। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो न्यायिक कार्रवाई में एआई का उपयोग कर रहा है? तो संभल उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है जिसने न्यायिक कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना प्रारंभ किया है। बात की जाए तो चंदौसी स्थित जो जिला न्यायालय है उसने ट्रांसक्रिप्शन आधारित एआई टूल से जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर जो हिंसा मामला था उसकी सुनवाई की। इससे गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। आगे चर्चा की जाए मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट पुरस्कार। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश को आरसीएस उड़ान योजना के तहत
ठीक है, यानी कि जो उड़ान योजना थी इसके तहत गैर प्राथमिकता श्रेणी में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का दर्जा मिला है, उसका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान छोटे शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने और सक्रिय नागरिक उड़ान नीतियों के लिए दिया गया है। राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या 2016 में 59.97 लाख से बढ़कर 2025 में 1.55 करोड़ से अधिक हो गई है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं देश का पहला राज्य आर्थिक सर्वेक्षण। अब यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश अपना आर्थिक सर्वेक्षण, खुद का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के लिए यह रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की। राज्य की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि देखा जाए जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके अनुसार यहां पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। आगे चर्चा की जाए उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर। अब ये जो उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर बरेली में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। 11 मीटर ऊंचे इस टावर में 5,000 एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इस मीडिया टावर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके माध्यम से समाचार, सरकारी योजनाएं एवं जन सूचनाओं का डिजिटल प्रसारण किया जाएगा। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो मीडिया टावर लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम। अब ये जो नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम है इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो मथुरा में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। संग्रहालय में गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह भारतीय नस्लों की, यहां पर देखा जाए भारतीय नस्लों की 100 से अधिक जो गायें हैं उनके डिजिटल एवं सिंबॉलिक मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं समृद्धि योजना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन। बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समृद्धि योजना में उत्तर प्रदेश ने 4 एक्सेलरेटर चयनित हुए हैं। इनके माध्यम से 35 स्टार्टअप्स को सहायता और 27 स्टार्टअप्स को वित्त पोषण प्रदान किया गया है। बात की जाए तो योजना के तहत कुल 9.91 करोड़ रुपए वितरित किए कर नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। और समृद्धि योजना आपको याद रखना है कि समृद्धि योजना किसके तहत संचालित है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने एक्सेलरेटर चयनित किए गए स्टार्टअप्स के लिए, 4 एक्सेलरेटर चयनित किए गए हैं। अगली खबर देखते हैं कौन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026। यहां पर बात करें तो 16 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यहां पर देखा कुशीनगर से देखा जाए तो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है, चर्चा की जाए 16 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव आयोजित किया गया। देखा जाए तो यह महोत्सव कुशीनगर से शुरू होकर कई सीमावर्ती जिले होते हुए पीलीभीत में समाप्त हुई। इसका उद्देश्य साझा सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कहां से शुरू हुई थी, कुशीनगर से शुरू हुई और पीलीभीत में समाप्त हुई है। और 16 से 28 फरवरी तक इसको आयोजित किया गया था भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। ठीक है, और इसका यहां पर देखा जाए सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चर्चा करते हैं देश का पहला समर्पित ड्रोन रनवे। अब यहां पर जो देश का पहला समर्पित ड्रोन रनवे है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरठ में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा भारत का पहला समर्पित ड्रोन तथा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट रनवे विकसित किया जा रहा है। बात करें तो 406 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी और इसका उपयोग सैन्य निगरानी, आपदा प्रबंधन तथा ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। यानी कि जो देश का पहला समर्पित ड्रोन रनवे है ये कहां पर, मेरठ में सैन्य निगरानी के लिए, ड्रोन रनवे तो है ही है, ड्रोन को प्रशिक्षण देने के लिए तथा आपदा प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुलम म्यूजियम ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुलम म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा को आधुनिक डिजिटल तकनीक से प्रदर्शित किया जाएगा और यह पहल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। अगली खबर देखा जाए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, इसके बारे में चर्चा करें। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुगम परिवहन को उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, CNG तथा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। बात की जाए तो वाहन परमिट शुल्क में 100% छूट देकर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू की गई है। अगली खबर देखा जाए तो रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहां पर देखा जाए तो अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी केंद्रों में यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। पारदर्शिता हेतु फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लागू किया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य। यहां पर देखा जाए सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी 1 अप्रैल 2026 से, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया है। आगे चर्चा की जाए क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम हेतु यहां पर $299.66 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है, कार्यक्रम के तहत ई बस, ई थ्री व्हीलर और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ 200 नए वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। ये आपके प्री एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू लाइसेंस। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, इसको डीजीसीए के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे और 24x7 संचालन सुविधा उपलब्ध होगी। पहले चरण में इसकी क्षमता 1.2 करोड़ यानी कि 1,20,00,000 यात्री प्रतिवर्ष होंगे। यहाँ पर देखा जाए प्रमुख जानकारी, जेवर जो एयरपोर्ट है इसके बारे में प्रमुख जानकारियां भी दी गई हैं। जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। रनवे की लंबाई कितनी है और संचालन सुविधा, प्रारंभिक क्षमता के बारे में सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है। आगे चर्चा करते हैं जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में। उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह पहल जवाबदेह और पारदर्शी जल सेवा वितरण प्रणाली को विकसित करेगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो सुरक्षित पेयजल जल प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू हस्ताक्षरित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट गंगा ब्रॉडबैंड विस्तार, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रोजेक्ट गंगा है किस लिए स्टार्ट किया गया है, तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा के तहत। और प्रोजेक्ट गंगा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट किया गया है। अगली खबर देखा जाए दिव्या सिंह का रिकॉर्ड। यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यानी कि साइकिल के माध्यम से जो एवरेस्ट बेस कैंप है वहां तक पहुंचने में वाली पहली भारतीय महिला। कितना टाइम लगा? 14 दिन में यह पहुंची है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने यह चुनौतीपूर्ण यात्रा 14 दिन में पूरी करी है। यह उपलब्धि उनके साहस, धैर्य तथा महिला खेल सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत नया टेक्नोलॉजी पार्क शुरू हुआ है। यह पार्क स्टार्टअप, एमएसएमई और आईटी कंपनियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना राज्य के आईटी हब बनाने और रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी। अगली खबर देखा जाए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल के बारे में। यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च 2026 को निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल में एआई आधारित चैटबॉट और रियल टाइम एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना था। अगली खबर चर्चा की जाए तो मोहसिन किदवई का निधन हो गया। अब मोहसिन किदवई यहां पर बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री थी और याद रखिए ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थी। 8 अप्रैल 2026 को इनका निधन हो गया। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 2 बार सांसद चुनी गई और मेरठ की पहली महिला सांसद रही। मेरठ की पहली महिला और एकमात्र सांसद है यहां पर देखा जाए मोहसिन किदवई, जिनका निधन हो गया। उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवहन मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली है, यानी कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, पर्यटन मंत्री भी रही हैं और परिवहन मंत्री भी रही हैं। आगे चर्चा की जाए जैम पोर्टल पर रिकॉर्ड खरीदारी। यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश ने जैम पोर्टल के माध्यम से 22,337 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरकारी खरीदारी की। केंद्र सरकार ने राज्य को मॉडल स्टेट घोषित किया तथा इसकी पारदर्शी खरीद नीतियों की सराहना भी की है और इस पहल से एमएसएमई की भागीदारी और सरकारी खरीद में पारदर्शिता भी बढ़ी है। ठीक है, यहां पर जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, जैम पोर्टल। ठीक है, आगे देखा जाए गोरखपुर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां पर देखा जाए गोरखपुर ने एआई फॉर ऑल अभियान के तहत 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह अभियान टीसीएस फाउंडेशन और अन्य संस्थानों के सहयोग से चलाया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करना था और यहां पर जो एआई फॉर ऑल पहल थी उसी अभियान के तहत सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए 7,64,187 वो कहां पर हुए? गोरखपुर में हुए और इसीलिए देखा जाए गोरखपुर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 213 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन हाई स्पीड मार्ग दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ेगा और इससे दिल्ली देहरादून का जो मार्ग है वो दिल्ली देहरादून की यात्रा जो पहले 6 घंटे की होती थी ये 2.5 घंटे की हो जाएगी। ठीक, अगली खबर देखा जाए तो नई न्यूनतम मजदूरी दरें उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई न्यूनतम मजदूरी दरें की अधिसूचना जारी की है और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 12,356 रुपए निर्धारित किया गया है। देखा जाए तो नई दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है। ठीक है, और ये देखा जाए जो न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की गई हैं, ये ग्रेटर नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले ग्रेटर नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था मजदूरी को लेकर, जो न्यूनतम मजदूरी है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी। अगली खबर देखा जाए, पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मिलकर देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व विकसित करेंगे। यह पहल वन्यजीव गलियारे तथा बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करेगा। परियोजना से जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व किन राज्यों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के द्वारा। चलिए अगली खबर देखते हैं उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में। यहां पर बात करें तो 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई और इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर, केसीसी तथा कृषि आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2026 को, 24 अप्रैल का जो दिन होता है इसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी अवसर पर उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर? लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं, सेखा झील बना 99वां रामसर साइट। उत्तर प्रदेश का जो सेखा झील था ये 99वां रामसर साइट बन गया। अब यहां पर देखा जाए इनकी संख्या कितनी हो गई है भारत में, अगर तो देखा जाए सुरहा ताल, सुरहा ताल जो है, सुरहा ताल कहां पर है? ये है बलिया में। कहां पर? बलिया में। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर लिखता हूं। ये बलिया में है सुरहा ताल और ये भारत का देखा जाए तो 100वां रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ये 13वां रामसर स्थल बन चुका है। चूंकि यहाँ पर बात करें तो ये जून महीने में घोषित हुआ है और जबकि सेखा झील जो था ये अप्रैल महीने में घोषित हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर हम 99वां रामसर स्थल मान रहे हैं इसको। 100वां तो बन ही चुका है, 100वें के बारे में आपको बता दिया, सुरहाताल है, बलिया में अवस्थित है और 100वां रामसर स्थल है भारत का, जबकि 13वां रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। देखा जाए सेखा झील के बारे में कुछ पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। अलीगढ़ के सेखा झील को पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल था। यह झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं रश्मि रथी पर्व 2026 के बारे में। लखनऊ में रश्मि रथी पर्व 2026 का आयोजन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। आयोजन में साहित्यिक, सांस्कृतिक और नाट्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा रश्मि रथी पर्व 2026 का आयोजन कहां पर? लखनऊ में। ठीक, अगली खबर देखते हैं मेजा तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। यहां पर बात करें प्रयागराज में 2400 मेगावाट क्षमता की मेजा स्टेज 2 तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, यह परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में देखा जाए तो मेजा तापीय विद्युत परियोजना को स्थापित किया जाएगा। मेजा तापीय विद्युत परियोजना स्टेज 2 का शुभारंभ किया जाएगा, जो 2400 मेगावाट की होगी। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां इसके तहत स्थापित की जाएंगी। अगली खबर देखते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2024। यहां पर बात करें तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल अपराध के मामले में देश में 18वें स्थान पर है। ठीक है, कुल अपराध के मामले में देखा जाए उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। राज्य की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। हालांकि जो दहेज हत्या है, दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अक्सर करके सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि दहेज हत्या के मामले में एनसीआरबी आंकड़ा 2024 के अनुसार, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दहेज हत्या के मामले में
शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का पहला है। जबकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में अपराध दर जो है ये राष्ट्रीय औसत से कम है। अगर हम बात करें एनसीआरबी रिपोर्ट में, तो यहां पर उत्तर प्रदेश का कुल अपराध या जो ओवरऑल अपराध है, क्राइम है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा, चर्चा करें। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भारत की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की गई है। यह प्लांट प्रतिवर्ष 10,000 टन बैटरी का प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। इससे लिथियम, कोबाल्ट और तांबा जैसी धातुओं की पुनर्प्राप्ति संभव है। पुनर्प्राप्ति कैसे होगी? जैसे जो रिसाइकल किया जाता है ना, रिसाइकल कल जैसे बैटरी होती है ना, तो बैटरी में लिथियम होता है, तो लिथियम यहां पर देखा जाए आयन बैटरी जो होती है उनकी रिसाइकलिंग की जाएगी और उनसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा जैसी जो धातुएं हैं उनको पुनर्प्राप्त किया जाएगा। और एक साल में देखा जाए 10,000 टन बैटरियों का प्रोसेस करने की क्षमता है इस लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा में। चलिए, और ये भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए आज के इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है, ठीक है, 1 जनवरी से 10 जुलाई 2026 तक के, उन सब पे विस्तार से चर्चा की। और लगभग आई थिंक ये वीडियो जो हुआ है 1 घंटे के आसपास का वीडियो, 1 घंटे में पूरे 6 महीने के जो करंट अफेयर है उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया है। और सारे करंट अफेयर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक जगह एक साथ ऐसा कंपाइलेशन आपको यूट्यूब पर शायद ही मिले, मिल तो सकता ही है लेकिन शायद ही मिले, जो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और ये चीज़ें आपको तैयार करने में, आपको पूरी तरीके से देखा जाए कॉन्फिडेंस देने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। 1 घंटे का वीडियो है, आप स्पीड डबल करके सुनेंगे तो आधे घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि पहली बार जब इस वीडियो को देखिए तो आप नॉर्मल स्पीड पर सुनिए और कॉपी कलम लेके जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप नोट कर लीजिए। और इस वीडियो की जो क्लास PDF PPT है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो डेली करंट अफेयर व्हाट्सएप आता है, मतलब डेली करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो UPSSC के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। UPSSC के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए और UPSSC का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। आपकी परीक्षा में चूंकि यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है, अकेले 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे जा रहे हैं, तो उस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर है उसका 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये वीडियो। 1 घंटे का वीडियो आप देखिए और आसानी से जाइए। अगर आपके करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से 7-8 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं 100% की गारंटी या दावा नहीं करता हूं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे सिर्फ इस वीडियो को देख कर ही। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। इसकी क्लास PDF PPT आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, जो डेली करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का वीडियो हो या फिर बिहार स्पेशल का वीडियो हो या स्पेशल करंट अफेयर कोई एग्जाम के पहले आता है, उन सारी PDF हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में शेयर किया जाता है। वहीं पर आपको PPT PDF मिलती है। चूंकि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को आपको याद करने में आसानी होगी, इसी वजह से यही प्रेजेंटेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आपको रटने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बनाकर प्रेजेंट भी किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।